नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक कड़वी बात कहना चाहता हूं, इस देश में करप्शन पे राजनीति सब करना चाहते हैं और कोई भी नेता करप्शन खत्म करना नहीं चाहता। मैं कोई भी नेता कह रहा हूं तो हो सकता है देश में कोई नेता खड़ा हो जाए और कहने लगे नहीं मैं तो खत्म करना चाहता हूं। वो एक अपवाद होगा, ऐसा कोई आदमी अगर निकल आए तो। लेकिन भारत में अभी तक जो करप्शन का हाल है उसके हिसाब से हर सरकार, हर नेता करप्शन की मलाई खाना चाहता है। और जिस दिन इस देश में करप्शन खत्म हो जाएगा उस दिन इस देश में बहुत सारे लोग सरकार बनाने में सक्षम ही नहीं होंगे। उनके पार्टियों के खजाने, उनके अपने खजाने, उनके चंदे और चुनाव में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए करप्शन के कारण ही आते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि हर पार्टी अपने आप को दूसरी पार्टी से कम करप्ट बताती है। अब की बार भ्रष्टाचार पर वार, अब की बार ईमानदार सरकार। भारत में करप्शन खत्म हो गया, ऐसा व्हाट्सएप पे आपने मैसेज सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। करप्शन खत्म हो चुका है देश में। अब इस सरकार में करप्शन रहा ही नहीं। जैसे आतंकवाद खत्म हो गया बोलते हैं, फिर वो उरी, पुलवामा वगैरह, पठानकोट तो भूल जाते हैं। फिर वो कहते नहीं वो अपने शहर में तो नहीं हुआ ना ब्लास्ट। इस तरह का मामला जो है चल रहा है। लेकिन जो भी, आज हम करप्शन पे बात करेंगे और बात करेंगे कि वर्तमान सरकार के 10 साल होने जा रहे हैं और इस सरकार का करप्शन पर रिपोर्ट कार्ड क्या है। बहुत विस्तृत नहीं रखेंगे इसको, नॉर्मली छोटा छोटा डाटा, सरकार का ही डाटा उठाएंगे और उसके ज़रिए इसके अलावा थोड़े बहुत इंडेक्सिंग वगैरह दिखेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूँ। सबसे पहले आज की खबर से शुरुआत करते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। भारत में जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमला हो रहा है, उनको कमज़ोर किया जा रहा है, तो ये सतर्कता आयोग है, CAG है, ये सब संस्थाएं जो है ना, ये वो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको सरकार को, जिन पे ज़बरदस्ती करने का अधिकार नहीं है। इनको सरकार से कहीं ना कहीं स्वतंत्र रखा गया है ताकि ये ईमानदार होकर काम कर सकें। लेकिन फिर भी अलग अलग व्यवस्थाओं में उनकी अलग अलग फ्रीडम में अलग अलग दखलंदाजी। अभी हाल में चुनाव आयोग ने एक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी कि जो चुनाव आयुक्त का चुनाव होता है वो खुद ही सरकार कर रही है और सरकार में एक पार्टी होती है तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। इसलिए उसमें एक कमेटी बनाई जिसमें 3 लोग रखे गए, विपक्ष का नेता, सरकार और सुप्रीम कोर्ट। अब उसके खिलाफ सरकार बिल लेकर आ रही है संसद में और कह रही है सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा जी, एक विपक्ष का नेता रहेगा, एक कैबिनेट मंत्री रहेगा, एक प्रधानमंत्री रहेंगे। यानी कुल मिला के खुद ही तय कर लो कि कौन हमारे चुनाव को कंडक्ट करेगा। खैर, अभी फिलहाल जो रिपोर्ट आई है CVC की, उस रिपोर्ट में उसने बताया है कि केंद्र में करप्शन का हाल क्या है। और उस रिपोर्ट में से आज हम केवल वो हिस्सा उठा रहे हैं जो इस देश की सरकार, सीधे मोदी जी के अधीन और उनके कैबिनेट के अधीन जो डिपार्टमेंट आते हैं, जहाँ वहाँ ये नहीं कि दूर कहीं दूर दराज नहीं, सीधे सीधे उनके करप्शन का हालचाल लेते हैं। करप्शन में CVC की रिपोर्ट के मुताबिक नंबर 1 है अमित शाह। अमित शाह नहीं, अमित शाह का गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के में करप्शन के खिलाफ CVC में 46,643 कंप्लेंट दर्ज की गई हैं एक साल के अंदर। 46,643 एक साल में करप्शन की कंप्लेंट दर्ज की गई हैं CVC में। यानी मंत्रालय के खिलाफ बाहर कंप्लेंट दर्ज की गई है एक स्वतंत्र संस्था के पास में और बताया गया है कि मंत्रालय में करप्शन है, अमित शाह साहब के मंत्रालय में। और इन कंप्लेंट्स में से अभी तक 46,643 में से 22,724 कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी हुई हैं। यानी आधी से करीब करीब थोड़ी कम कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और 3 महीने से ज़्यादा जो कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी है उनकी संख्या 19,198 है। ये है करप्शन पे गृह मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड जो CVC ने दिया है, जो आज ही जो जारी हुई है रिपोर्ट, उसकी बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे है अश्विनी वैष्णव साहब की, रेलवे मंत्रालय। उनके यहां पे CVC के पास करप्शन की 10,580 रिपोर्ट्स आई हैं। रेलवे में भ्रष्टाचार की बात हो रही है, 917 पेंडिंग कंप्लेंट हैं
और 9 कंप्लेंट ऐसी जो 3 महीने से ज़्यादा से पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इसी तरह से शहरी विकास मंत्रालय की, जिसमें अलग अलग जो मास्टर प्लान बनते हैं, अलग अलग जगहों पे लैंड का मामला है, जैसे दिल्ली में डीडीए का मामला है, तो डीडीए को कंट्रोल करने वाला जो डिपार्टमेंट, जो मंत्रालय है, जिसमें वो हमारे हरदीप सिंह पुरी जिसके मंत्री हैं, उनके हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के खिलाफ 3,889 यानी 3,890 के करीब कंप्लेंट है, जिसमें से 821 पेंडिंग है और 577 3 महीने से ज़्यादा समय से पेंडिंग हैं। अब अगर मैं सारी मिनिस्ट्री के पेंडिंग का डाटा लेके चलूंगा, लेकिन मोटे मोटे आपको बता देता हूं। कोल मिनिस्ट्री की 4,304 कंप्लेंट आई हैं, 254 पेंडिंग है। कब से पेंडिंग है इसको छोड़ देते हैं। श्रम मंत्रालय की 4,236 कंप्लेंट आई हैं और 220 पेंडिंग है। इसके अलावा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की 2,617 हैं, इसमें से 208 पेंडिंग है। और सीबीडीटी प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अंडर, मतलब इनकम टैक्स से जुड़ी हुई 2,150 कंप्लेंट है। डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई 1,619 कंप्लेंट है, यानी डिफेंस में भी करप्शन की बात है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट में 1,308, फाइनेंस मिनिस्ट्री में 1,202 निर्मला जी की, और इसके अलावा जो कस्टम है, सीमा शुल्क बोर्ड है, उसमें 1,101, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह की है उसमें 9,000 के आसपास। इसी तरह से पेंशन मिनिस्ट्री की, पब्लिक ग्रीवांस मिनिस्ट्री की 970 कंप्लेंट पेंडिंग है। इसी तरह 923 कंप्लेंट स्टील मिनिस्ट्री के खिलाफ है। कायदे से केंद्र के पास में ये जो विभाग हैं ये बहुत बड़े नहीं हैं, इनमें कोई ऐसे लाखों कर्मचारी नहीं, लाखों इनके अधीन आने वाले डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। ये तो मंत्रालय के सीधे मोटे मोटे तौर पे जो लोग ऊपर से आ रहे हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट मिल रही है। तो आप सोचिए, गृह मंत्रालय में 46,000 कंप्लेंट, इतना घनघोर करप्शन। लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं, जहां जाएं, वहां कहानी अलग है। यानी एक साल सीवीसी की रिपोर्ट, खुद अपनी सरकार की रिपोर्ट, और वो सीवीसी जो है वो केंद्र सरकार के बारे में रिपोर्ट दे रही है। अभी आप इसमें डिग इन करेंगे तो सीवीसी कौन बने, इसको लेकर ही विवाद सामने आ जाएगा। पता चलेगा सीवीसी सरकार ने अपना खास आदमी ही बनाया था। अब आप सीवीसी को समझ लीजिए जैसे ईडी होता है। ईडी का काम आर्थिक भ्रष्टाचार और खास तौर पे काले धन को सफ़ेद करने से जुड़े हुए मामले, जैसे मैंने बताया था कि बड़े बड़े लोग अपनी कंपनियां बाहर खोल लेते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज़ में, वहाँ के ज़रिए काला धन सफ़ेद करते हैं, वो सब चीज़ें। सीवीसी का काम उन मामलों की जांच करना है। ये एक तरह की इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जैसे सीबीआई है उस तरह से, लेकिन इसको एक खास काम दिया गया है कि जो सरकार के अधीन कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जाँच करनी है। और ये कंप्लेंट सीवीसी के अंदर कंप्लेंट है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो कंप्लेंट है ना, अभी इसमें कोई, लेकिन आप एक बात मान के चलिए, आप थाने में भी जाते हैं शिकायत करने के लिए, ऐसा नहीं होता कि आपने कंप्लेंट दी और केस रजिस्टर हो गया। एक प्रथम दृष्टया जांच होती है, तभी एफआईआर होती है। तो इसलिए इस मामले को उतना हवा में और सतही तौर पे हम नहीं ले सकते हैं। और सीवीसी जो है वो, उसका रोल आप इससे समझ लीजिए कि वो इस देश में जो शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार है, सीधे उस शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार को भी कंट्रोल करती है। तो इतने व्यापक स्तर पे, बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार की शिकायतें केंद्र में मिल रही हैं। आज की खबर है, बहुत ज़्यादा मेरे पास विश्लेषण करने का समय नहीं था, नहीं तो मैं सीवीसी की पुरानी रिपोर्ट्स निकालता, 8-10 दिन लगाता और फिर आपको बताता कि 2013 में क्या हाल था, 14 में क्या हाल था, 24 में क्या हाल था। लेकिन इस जानकारी से मैं आपको अछूता नहीं छोड़ूंगा। एक है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, दुनिया की बड़ी संस्था है जो दुनिया भर के देशों में करप्शन को लेकर लोगों के मन में क्या धारणा है उसको लेकर एक इंडेक्स निकालता है, परसेप्शन इंडेक्स। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में अगर आप जाएंगे तो ये मेरे सामने चार्ट खुला हुआ है। ये चार्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, और इस चार्ट में हम देखेंगे कि भारत की रैंकिंग क्या है। 2010 में भारत की रैंकिंग 87 थी। ज्यादा रैंकिंग का मतलब यह है कम करप्शन दुनिया के देशों की तुलना में। अगर कम रैंकिंग है तो दुनिया के देशों की तुलना में ज्यादा करप्शन, यानी इस चार्ट में जितना बड़ा डंडा उतना कम करप्शन। तो 2010 में हमारी रैंकिंग 87 थी
जो बाद में 95 हुई, 94 हुई, 85 हुई, यानी 2014 में जब सरकार में बीजेपी आई तो आखिरी जो रैंकिंग थी वो 94 थी, यानी भारत करप्शन में ऊपर से 94वां देश था। उसके बाद से लगातार रैंकिंग आप देखिए, उसके अगले साल, पिछले साल के हिसाब से भी एक परसेप्शन रह जाता है, 85 आई और आज तक 85 से ऊपर नहीं जा पाई। 2015 में ये 76 आ गई रैंकिंग, उसके बाद में 79 आ गई, 81 आ गई, 78 आ गई, 80 आ गई, यानी आप साल दर साल देखें आज भी 85 है। तो जिस सरकार को करप्ट समझा जाता था, जिस सरकार के टाइम पे अन्ना हजारे ने जो है वो भूखे मर मर के हिला दी थी सरकार, उस समय पर भारत में करप्शन इंडेक्स में भारत का नंबर बहुत नीचे था, यानी वो 95वें नंबर, 94 नंबर पर रहता था, और आज करप्शन के इंडेक्स में भारत ऊपर आ गया, यानी पहले से कहीं ज्यादा करप्शन भारत में है, ऐसा ये इंडेक्स कहता है, इसकी धारणा कहती है दूसरे देशों के मुकाबले। अब अगर आप इसको और ज्यादा डिग इन करें और समझने की कोशिश करें तो आपको अन्ना हजारे अब याद आ गए, तो अन्ना हजारे का ऐसे याद कर लीजिए कि भारत में अन्ना हजारे ने आंदोलन चलाया था लोकपाल बनाने के लिए, उनकी मांग मान ली गई। अभी तो धरने पे अभी तक बैठे होते, मोदी जी की सरकार होती थी 10 साल अन्ना हजारे वहां धरने पे बैठे रहते, पहलवानों की तरह, किसानों की तरह, और कोई पूछता नहीं उनको। यहाँ बार बार जाते थे, बात करते थे। मनीष तिवारी ने कुछ टेढ़ा बयान दे दिया तो मनीष तिवारी को झाड़ दिया था। ये कांग्रेस का काम करने का तरीका है और बीजेपी का काम करने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी एक बार अगर आपने चुनौती दे दी तो ये झुकते नहीं है, झुकेगा नहीं साला, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक वॉरियर इमेज वाली सरकार है। मोदी जी की इमेज एक सेवियर की है, एक ऐसा वीर बहादुर आदमी जो झुकता नहीं है, जो आपकी रक्षा करेगा। कांग्रेस पार्टी की इमेज इससे बिल्कुल अलग है। तो उसमें कांग्रेस पार्टी जाके जाती है। उसके बाद में अन्ना हजारे को मनाया और अन्ना हजारे की मांग मानते हुए 2013 में उन्होंने लोकपाल बिल पास कर दिया, और वो लोकपाल बिल जो पास किया, अन्ना हजारे ने बयान दिया था कि मैं संतुष्ट हूं उस बिल से। जितने लोग वहां पे बैठे हुए थे मंच पे, आज उन सबसे सवाल पूछने का समय है कि लोकपाल लागू करा के इस देश में करप्शन खत्म हो जाएगा, ऐसा आपने कहा था, आपने जिद पकड़ी थी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे किरण बेदी हो। आपने अपना जो लोकपाल जैसा चाहिए था करा लिया, क्योंकि अन्ना हजारे ने तस्दीक की कि हाँ मुझे यही चाहिए था। राहुल गांधी का भाषण याद कीजिए सदन में। उस लोकपाल के आने के बाद भारत में करप्शन क्यों बढ़ा? क्योंकि ये जो इंडेक्स है, करप्शन की रैंकिंग का इंडेक्स है, क्योंकि 2014 की 1 जनवरी से लोकपाल लागू हो गया था, उसी साल से मोदी जी की सरकार आई। अब उसको लेकर बहुत सारे विवाद हैं। 2022 में लोकपाल का कार्यकाल खत्म हो गया तो दूसरा लोकपाल रखने को ही तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि भाई लोकपाल क्यों नहीं रख रहे हैं आप मोदी जी। वो उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है, उसमें जाने का मतलब कुल मिला के लोकपाल के लिए सीरियसनेस दिखती है। तो जो भी है, आज हम जहां खड़े हुए हैं उसमें हम देखें तो लोकपाल लागू होने के बाद से, अगर इसको उस तरह भी देखा जाए, 2014 में लोकपाल लागू हुआ था, करप्शन दुनिया की तुलना में बढ़ा है, कम नहीं हुआ है दूसरे देशों के मुकाबले। इन चीजों से आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में करप्शन की स्थिति क्या है। और अगर अच्छी तरह से समझना है तो सबसे अच्छा होता है पर्सनल एक्सपीरियंस। अपने आसपास के लोगों को देख लीजिए, बाकी लोगों को देख लीजिए, बगैर रिश्वत दिए क्या अब आपका काम हो सकता है? एक बदलाव और आया है। पहले आप कहते थे कि साहब मैं पत्रकार हूं और ये हूं, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मैं ईमानदार हूं, तो आपका काम हो जाता था। अब आपकी लुटिया ऐसी लटकती है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने कहा मैं उसूलन रिश्वत नहीं देता हूं, मैंने आज तक नहीं दिया, मैंने कहा मैं रिश्वत नहीं देता हूं साहब। मेरा पेज हैक हुआ, लोगों ने इशारे किए, किसी ने कहा था इतने रुपए दे दो हो जाएगा, कहाँ चक्कर में पड़े। मैंने ना, मैं रिश्वत नहीं देता हूं, तो मेरा काम नहीं हुआ। अब स्थिति ये हो गई है कि अगर आप रिश्वत नहीं देंगे तो बहुत धीरे से वो आदमी आपको निगलेक्ट कर देगा, इग्नोर कर देगा, और बार बार आपको मजबूर करेगा कि आप रिश्वत दे दीजिए।
और ये सब तरफ दिखाई दे रहा है। और आप लोग भी जाते होंगे सरकारी विभागों में, कई लोग तो जेब में पैसे रख के चलते हैं, जाके दे के आ जाएंगे, उनकी तो बात ही अलग है। वो इस देश में करप्शन को आत्मसात कर चुके हैं। लेकिन वो लोग जो बगैर करप्शन के काम कराना चाहते हैं, उनकी स्थिति क्या है, ये आप अपने अनुभव से जान लीजिए। बहरहाल 2014 आ गया है, 10 साल सरकार के पूरे हो गए हैं। उस 10 साल में करप्शन की क्या स्थिति आपने देख लिया। इंटरनेशनल जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही है, दुनिया बहुत कम संस्थाएं हैं जो इस तरह का करप्शन का इंडेक्स निकालती हैं, उसका इंडेक्स, और उस इंडेक्स में हमारी गिरती हुई स्थिति। भारत सरकार के मंत्रालयों में जो अलग अलग मंत्रियों के अधीन आते हैं, करप्शन को लेकर सीवीसी की रिपोर्ट, लोकपाल की दशा क्या है और लोकपाल के साथ क्या किया गया है, और करप्शन दूर करने के लिए कुछ और आरटीआई टाइप के कदम उठाए गए थे, वो भी आप खबरें पढ़ते होंगे, उनको कमज़ोर करने का काम हो रहा है। जो भी है, ये स्थिति है इस देश की करप्शन की। अब की बार ईमानदार सरकार, न खाऊंगा न खाने दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।